हेलो एंड वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। बच्चों, आप लोगों के सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। आप अपना आरएसएसबी की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, जगह को देख लें। अगर जानी पहचानी है तो बहुत अच्छी बात है, आपके घर के आसपास है तो और भी अच्छी बात है, वरना जहाँ भी है आप सुनिश्चित कर लें एग्जाम आपका है ही। तैयारी अपनी जारी रखिए। अब क्योंकि आरएसएसबी का एग्जाम है तो आज मैं आपको करवा रही हूँ राजस्थान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2016 थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का ही पेपर। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, सूचना फिजिकली प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। इस कथन को किसने लिखा है या किसने उद्धृत किया है? सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं, विलियम ई हलाल। आप देख रहे हैं ये पेपर कोई बहुत आसान नहीं है। पहला क्वेश्चन ही आप देखिए कि आपको लगेगा कि एकदम नया क्वेश्चन है। इस कथन को किसने कहा है? विलियम ई हलाल ने, जिनका जन्म 29 जून 1933 को लेबनान में हुआ था। वो टेक्स्ट नामक संस्था के संस्थापक थे, जो कि एक वेब आधारित प्रणाली थी जो सभी तकनीकी क्षेत्रों में सफलताओं का अनुमान लगाने के लिए विशेषज्ञों के ज्ञान को पूल करने का कार्य करती थी। तो विलियम जो हलाल थे, जिन्होंने की टेक्निकल बेस्ड संस्था की स्थापना भी की थी, उनका कथन था कि इंफॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड इट फॉर्म्स द इनविजिबल लिंक्स दैट ब्लाइंड अ सोसाइटी टुगेदर। हु कोट हिज स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन प्रेजेंटेड ए मॉडल लाइब्रेरी एक्ट एट द फर्स्ट ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो पहली बात तो ये बता दूं, ये फर्स्ट ऑल इंडिया नहीं है, ये फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मान लीजिए आप, बहुत सारी किताबों में भी यही दिया गया है। तो ये ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये आयोजित की गई थी 1930 में। कहाँ आयोजित की गई थी? ये फर्स्ट लाइब्रेरी की जो ऑल एशिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस है, इसको 26 से 30 सितंबर 1930 के दौरान बनारस में आयोजित किया गया था। इसे 1930 में पश्चिमी बंगाल विधायिका में तथा 33 में मद्रास विधायिका में, 30 में पश्चिमी बंगाल की विधायिका में और 33 में मद्रास की विधायिका में पेश किया गया था। परंतु विधेयक को पुस्तकालय के अनुदान या उपकर आदि की समस्या के कारण पारित नहीं किया जा सका। इसको 2 बार संशोधित भी किया गया। इस विधेयक को नोट डाउन करिए, 1957 और 1972 में इसको रिवाइज्ड भी किया गया। हाँ, ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट हरिश्चंद्र पब्लिक लाइब्रेरी। मतलब ये राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक पुस्तकालय, सुमेर, सरस्वती मंडल और महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को कहाँ पर है? तो हरिश्चंद्र है वो झालावाड़ में है, सुमेर है वो जोधपुर में है, सरस्वती महल उदयपुर में है और महाराजा मंडल है वो आपका जयपुर में स्थित है। तो आंसर हो गया आपका 3। आंसर हो गया बच्चों आपका 3। क्योंकि ये राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना आपकी है। ठीक है, अब हम आते हैं जो आपका राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, वो झालावाड़ में है। राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, ये जोधपुर का मंडल पुस्तकालय, इसकी स्थापना महाराजा सुमेर सिंह जी ने 1915 में की थी। 1936 से यह पुस्तकालय उम्मेद भवन में संचालित है। यहाँ वर्गीकरण में डीडीसी का 19वां संस्करण और सूचीकरण के लिए सीसीसी का प्रयोग होता है। सरस्वती महल पुस्तकालय उदयपुर में है। ठीक है, राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जयपुर में है। ये जयपुर का मंडल पुस्तकालय है। इसकी स्थापना आमेर के राजा और मुगल सम्राट अकबर के रत्नों में से एक महाराजा मान सिंह ने 1652 में की थी। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनकी डेथ हो गई थी या जो भी कुछ है, लेकिन वेबसाइट पर भी यही दिया गया है इसकी स्थापना। और इसमें 1886 में महाराजा माधो सिंह ने इसके वर्तमान भवन की स्थापना की और यहाँ भी वर्गीकरण के 19वें एडिशन का प्रयोग किया जाता है। डीडीसी के 19वें संस्करण में वर्गीकृत किया जाता है किताबों को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच 5-year प्लान ऑफ कंट्री यूजीसी हैज डन द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्रोग्राफी सर्विस टू सेव द रिसर्च साइंटिस्ट।
यानी कि देश की किस पंचवर्षीय योजना में यूजीसी ने एजुकेशनल लाइब्रेरी को अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिकों के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवाओं का आयोजन किया था या रिप्रोग्राफी सेवाओं को प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर आएगा आपका छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं चालू की गई थी। कौन सी योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। रिप्रोग्राफी शब्द ये है वो अंग्रेजी के दो शब्दों से बना है, रिप्रोडक्शन और फोटोग्राफी। रिप्रोडक्शन का अर्थ है एक प्रति की अनेक प्रतियां तैयार करना और फोटोग्राफी का अर्थ है प्रकाश के प्रयोग के द्वारा प्रतियां तैयार करना। इस प्रकार प्रतिलिपिकरण है फोटोग्राफी की मदद से प्रतियां तैयार करना। शैक्षणिक पुस्तकालयों में अनुसंधान करने के लिए ये जो सेवा है वो प्रारंभ की गई थी यूजीसी के द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, किस आयोग ने ये सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल तथा पद और सेवा दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर जो आपका बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर आएगा आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी ने ये कहा था, इसको हंटर आयोग, सैडलर आयोग कहते हैं कई लोग, लेकिन ये गलत है। इसमें या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आएगा आपका या फिर आएगा आपका रस्तोगी कमेटी। रस्तोगी कमेटी भी इसका आंसर सही है, ठीक है। नहीं तो इसका आंसर ये 4 नंबर है, दैट इज द राइट आंसर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये पता नहीं बच्चों हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है अभी। इसका 4 नंबर होगा आंसर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953। मैंने इंग्लिश वाले में कर दिया है यूजीसी ने, लेकिन इसका वैसे देखा जाए तो इनमें से कोई भी आंसर एप्रोप्रिएट नहीं है। जो ये कथन है उसको एप्रोप्रिएट कहा था रस्तोगी कमेटी ने। ये रस्तोगी कमेटी का कथन था या उसकी रिकमेंडेशन थी, उसकी अनुशंसा थी। नेक्स्ट है, आईएनबी स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। आईएनबी किसके लिए? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट टर्म है वो आईएनबी है, वो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए यूज की जाती है। आईएनबी का प्रकाशन कौन करता है? सीआरएल, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, जो कि कलकत्ता में है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी ने इसका प्रकाशन 1957 से शुरू किया और पहली बार 1958 में आई। 58 से 63 ये त्रैमासिक थी और 64 से ये मासिक आई है। बीच में एक दो बार बंद भी हो गई है। 14 भाषाओं में प्रकाशित होती है, ठीक है। इसका कंप्यूटरीकृत प्रकाशन 2000 से शुरू हो गया था। आईएनबी का नेक्स्ट है, इन 19 द गार्डन लाइब्रेरी जयपुर, जो लाइब्रेरी गार्डन लाइब्रेरी जयपुर है उसकी स्थापना किसने की थी? गार्डन लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना की थी राय बहादुर ईशान ने। देखिए इस तरह जयपुर से संबंधित 2-3 क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित जरूर आएंगे आपके। नेक्स्ट है, उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे और पुस्तकों का इंतजाम करने के लिए निजी संस्थानों से। इसका आंसर आएगा बच्चों आपका मास्टर मोतीलाल संघी। आंसर है आपका मास्टर मोतीलाल संघी। ये मास्टर मोतीलाल संघी सेठी कॉलोनी में लाइब्रेरी है हमारे यहाँ जयपुर में। मास्टर मोतीलाल संघी पुस्तकालय, ये एक लाइब्रेरियन थे जिन्होंने अपनी तनख्वाह से, अपनी सैलरी से दान करके इस पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की थी, ठीक है। इनके नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, मास्टर मोतीलाल संघी बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड का भी आयोजन किया जाता है 25 अप्रैल को उनके जन्म दिवस पर। अकॉर्डिंग टू 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत बच्चों का आंसर गलत हुआ था, मैं इसको इंग्लिश में ही करूंगी। पुस्तकालय पंचम जो आपका सूत्र है वो है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ना कि ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA इशूड ILA बुलेटिन विल बी नोन एज द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA बुलेटिन का नाम अभी क्या हो गया है? जिला जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। और इसकी अवधि या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ILA की जो फ्रीक्वेंसी है वो ILA बुलेटिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ILA बुलेटिन प्रकाशित होता है आपका क्वार्टरली।
आईएलए बुलेटिन ये प्रकाशित होता है क्वार्टरली, ठीक है। और अभी जो जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये भी क्वार्टरली है। आईएलए न्यूज लेटर है वो आपका आईएलए न्यूज लेटर मंथली होता है, जो कि इसके इसके जितने भी सदस्य उनको भेजा भी जाता है। नेक्स्ट है भारतीय ग्रंथाना इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन। ग्रंथाना किसका ऑफिशियल पब्लिकेशन है? आरआरआरएलएफ या राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का ऑफिशियल प्रकाशन है, उसका नाम है ग्रंथाना। उसके आधिकारिक प्रकाशन का नाम ग्रंथाना है। आरआरआरएलएफ के बारे में आप जानते हैं कि एक स्वायत्त संस्थान संगठन है जो पश्चिमी बंगाल सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1961 में इसको रजिस्टर्ड किया गया था। और ये जो ग्रंथाना है ये इसकी आवृत्ति क्या है? हाफ ईयरली, यानी 6 महीने में एक बार ये प्रकाशित होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका ग्रंथाना राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब प्रकाश आया था? 2006 में। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी, राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम के अध्याय 8 है इसके, ये भी यूट्यूब पर ऐड आपका मेघरा सर के द्वारा पढ़ाया गया है। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के 8 अध्याय, और कौन सा अध्याय किसकी जानकारी देता है ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा आप। लाइब्रेरी सेस का संबंध या लाइब्रेरी कर किससे संबंधित होते हैं? पुस्तकालय उपकर हमेशा लगते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंध होता है इनका लाइब्रेरी सेस का। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है लाइब्रेरी कमेटी किसका पार्ट होती है? जो पुस्तकालय समिति है वो निम्नलिखित में से किसका अंग है? तो पुस्तकालय समिति आपका अंग होती है लाइब्रेरी गवर्नेंस या पुस्तकालय शासन का। लाइब्रेरी की जो गवर्नेंस है, लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस है, उसकी पुस्तकालय समिति इसका एक अंग होती है। पुस्तकालय समिति का मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति जो कि पुस्तकालय को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, जो अगर यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर होगा, एक सचिव होगा, जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है तो उसका लाइब्रेरियन होगा। और पुस्तकालय समिति के पास किताबों को चयन करना, ऑर्डर करना, लाइब्रेरी का फंड या लाइब्रेरी में जो भी काम करने हैं वो सब करने का उसको अधिकार होता है। नेक्स्ट है बच्चों, राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं? तो राजस्थान में कुल कितने सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं? 7 मंडल पुस्तकालय राजस्थान में है। राजस्थान में कुल 7 मंडल पुस्तकालय जिनकी लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। अजमेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इस तरह से कुल 7 संभाग में ये आपके उदयपुर में भी है, ये मंडल पुस्तकालय हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी इन राजस्थान आर रन अंडर द, ये इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है मंडल पुस्तकालय का भी। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अंतर्गत, अभी वर्तमान समय में जो भी पब्लिक लाइब्रेरीज है भाषा और पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। वर्तमान समय में जितने भी हैं ये भाषा और पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन? प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1956 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 1965 में भाषा निदेशालय की स्थापना की गई। 1965 में राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी 2001 को अध्यादेश जारी कर सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास को गति देने के लिए भाषा विभाग को नाम क्या कर दिया? सार्वजनिक पुस्तकालय, भाषा तथा सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग इसका नाम कर दिया भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ये पुस्तकालय मुख्य रूप से राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास, संचालन और प्रशासन के लिए कार्यरत कर रहा है। अभी इसके अंतर्गत भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत 1 राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, 7 मंडल पुस्तकालय, 33 जिला पुस्तकालय और आपके बाकी सारे पंचायत समिति पुस्तकालय कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कुल मिला के 323 पुस्तकालय है, 282 पंचायत समिति। नेक्स्ट है सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानचित्र और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली योजना के परीक्षण बाबत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया गया था? तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इस यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को ने 1972 में In 1972, UNESCO organized the
टेस्ट फॉर कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के फील्ड के क्षेत्र में यूनेस्को ने जो प्रयोग किया था वो क्या था? डेटा रिट्रीवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस, डेयर। इसका नाम था डेयर। इसको आप इंग्लिश में ही करेंगे तो अच्छा है। फुल फॉर्म है इसका डेटा रिट्रीवल सिस्टम फॉर सोशल इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ठीक है बच्चों, 1972 में इसका डेयर की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये भी पूछा जाता है। डेयर का फुल फॉर्म किसने शुरू किया? यूनेस्को ने। कब शुरू किया? 1972 में। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लास्ट, इसको 1949 में लागू किया गया। 1972 और 1994 में 2 बार इसको मॉडिफाई किया गया। तो लास्ट कब किया गया इसको मॉडिफाई? इसको लास्ट मॉडिफाई किया गया है 1994 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, और इफ्ला के सहयोग से इसका अंतिम संशोधन किसके सहयोग से किया गया था? इफ्ला के सहयोग से इसको संशोधित किया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना। ये हम सभी जानते हैं कि इफ्ला की स्थापना की गई थी 30 सितंबर 1927 को। नीदरलैंड की राजधानी हेग में इसका मुख्यालय है और इसको एक इंटरनेशनल संस्थान के या पुस्तकालय संघों के महासंघ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इफ्ला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इफ्ला के पब्लिकेशन है जैसे यूबीसी है, यूएपी है, यूडीसी है, यूडीटी है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके जाएं। नेक्स्ट है एक ऐसी कार्यविधि जिसमें विभिन्न पुस्तकालय के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है। को किस विद्या के? A mode of operation whereby the functions are shared in commons by a number of libraries is called library resource sharing। ये कहलाता है रिसोर्स शेयरिंग। इसको भी इंग्लिश में अगर आप करेंगे तो अच्छा है। संसाधन सहभागिता, संसाधन साझा। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग जिसको आप पूर्व नाम क्या था? संसाधन सहभागिता। ठीक है बच्चों, रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट है एक ऐसी कार्यविधि, ये आ गया दशमलव वर्गीकरण के पद्धति का प्रथम संस्करण, क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग ऑफ बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी, इस नाम से प्रकाशित हुआ था। 42 पेज थे, 2 पेज और जोड़े गए, 44 पेज हो गए थे इसमें। दशमलव वर्गीकरण का पद्धति का वह कौन सा संस्करण है जिसकी आख्या में डीवी का नाम नहीं था अपितु उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे लिखा गया था? तो डीडीसी का जो कौन सा संस्करण है इसके अंतर्गत आएगा आपका पहले संस्करण में इसका नाम था अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर अरेंजिंग क्लासिफाइंग एंड ऑफ बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। पहला एडिशन था जिसमें कि मेलविल ड्यूई का नाम फ्रंट पेज पर नहीं लिखकर उसके मुख्य पृष्ठ के पीछे लिखा गया था। पहले संस्करण में कुल कितने पेज थे? यहाँ पर 42 है नहीं, 44 आंसर आएगा। नेक्स्ट है कोलन क्लासिफिकेशन किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति है आपकी फ्रीली फैसेटेड। इसको हिंदी में ना करें बच्चों, तो इंग्लिश में करें तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति हमारी आती है फ्रीली फैसेटेड, मतलब जिसके अंतर्गत पक्षों के क्रम और उनकी संख्या में परिवर्तन करना संभव है। नेक्स्ट है कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति में द्विबिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंतर्गत जो द्विबिंदु है ये नवीन शून्य का प्रतिनिधित्व करता है। न्यू जीरो या नवीन शून्य का प्रतिनिधित्व करता है। लिटरेरी वारंट किसने किया था? E.W. ह्यूम। ये कई बार मैं बता चुकी हूँ। E.W. ह्यूम ने लिटरेरी वारंट शब्द को प्रस्तुत किया था। कैटलॉग किन किन से 2 लोगों से मिलकर बनाए? KATA + LOGOS, कैटालोगोस से मिलकर ये 2 जो शब्द है आपका कैटलॉग, ये बना है कैटा + लोगोस से। इस तरह के क्वेश्चन आप इंग्लिश में ही करें, हिंदी में गड़बड़ होने की संभावना रहेगी। ये देखिए एक मात्रा का फर्क है, एक मात्रा के फर्क से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैटलॉग जब 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? जब 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी का एक ही कैटलॉग होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संघ सूची, यूनियन कैटलॉग। इसको मैं बता चुकी हूँ आपको।
संघ सूची, या इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन कैटलॉग। सीसीसी किसने डेवलप किया है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इज, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड डेवलप्ड बाय ए नीलमेगा, नहीं, रंगनाथन की पहली बुक भी नहीं है। डेवलप्ड बाय डीआरटीसी 29 में डेवलप्ड बाय डीआरटीसी नहीं। फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी कैटलॉग कोड, ये रंगनाथन का पहला लाइब्रेरी कैटलॉग कोड था। आंसर इज 4। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है वर्गीकृत सूची संहिता, इसका आंसर बता चुके हैं हम। रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो रेमिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ अ सब्जेक्ट, एक विषय का विभाजन, फिर से विभाजन, फिर से विभाजन। पहले लाइब्रेरी साइंस में पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी का विभाजन। पर्सनालिटी में टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी या आपकी अदर लाइब्रेरी का या बिजनेस लाइब्रेरी का विभाजन। फिर पब्लिक लाइब्रेरी के अंतर्गत मंडल पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, पंचायत समिति पुस्तकालय का विभाजन, ये कहलाता है रेमिफिकेशन। नेक्स्ट है निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धति में दोनों में होता है डॉट। हालांकि वो योजक चिन्ह डीडीसी में योजक चिन्ह नहीं है, डीडीसी में वो आंखों को आराम देने के लिए, लेकिन किया जाता है इसको डीडीसी में भी और सीसी में भी। 0 से 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों आपका। 0 से 4 स्टेप्स आर कॉल्ड, ये आपके 0 से 9 तक के जो स्तर है वर्गीकरण के, 0 से 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन शुरुआत क्या होती है, वो उसकी शुरुआत होती है 9 स्टेप की 0 से और खत्म हो जाता है 8 पर। अब ये कह रहा है उसमें 0 से 4 तक क्या होते हैं। 0 से 4 तक चलता है आपका वैचारिक धरातल, 0 से 4 तक हमारा चलता है वैचारिक धरातल। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर इज 2, आइडिया प्लेन। आइडिया प्लेन, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में 5-6 है आपका वर्बल प्लेन यानी शाब्दिक, और 7 है नोटेशनल प्लेन, ठीक है। उसके बाद में है आपका जो 8 है और लास्ट है वो तो चेक का होता है, उसका कोई आइडिया वर्बल और नोटेशन से मतलब नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33 में आ गए। विच एडिशन ऑफ एब्रिज डीडीसी इज लेटेस्ट प्लीज स्पेल। एब्रिज प्रथम एब्रिज दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण, यानी कि डीडीसी के 2 प्रकार के एडिशन आते हैं, एक तो जो जनरल एडिशन आ रहा है वो एडिशन है, और दूसरा एडिशन है वो डीडीसी का एब्रिज या संक्षिप्त एडिशन आता है। तो संक्षिप्त एडिशन का नवीनतम संस्करण जो आया है वो आया है 15वां संस्करण। नवीनतम संस्करण है वो है इसका 15th एडिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण। जो दशमलव वर्गीकरण यानी कि डीडीसी का लेटेस्ट एडिशन है 23rd एडिशन, जो 2011 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है मेजर अचीवमेंट ऑफ डीडीसी 20th हैज बीन इट्स इलेक्ट्रॉनिक वर्जन इश्यूड इन 1993 ऑन CD-ROM। टाइटल, जो CD-ROM पर डीडीसी आई थी उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल था इलेक्ट्रॉनिक डीवी। CD-ROM पर डीवी है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डीवी के नाम से भी जाना जाता है। डीडीसी के 21वें संस्करण में कितने वॉल्यूम है? 4, ये आपको सभी को पता है। डीडीसी का 21वां संस्करण, 20 से ही 4 हो गए, 20, 21, 22, 23 में 4। 21वें संस्करण के बाद में द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डीडीसी 21, जो डीडीसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, डीडीसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है 21, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डीवी फॉर विंडो, DFW, इसको हम बोलते हैं डीवी फॉर विंडो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डीवी फॉर विंडोज, और इसको
J.S. मिशेली ने 1996 में प्रकाशित किया था और ये 4 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था और टेबल थी इसमें, टेबल की जो संख्या थी वो थी 7। नेक्स्ट है बच्चों आपका दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नेक्स्ट है फोनिक शेड्यूल। फोनिक शेड्यूल किसका पार्ट है डीडीसी का। डीडीसी के जो शेड्यूल है वो कहलाते हैं फोनिक्स, क्योंकि इसमें लगातार अपडेशन किया जाता है, इसलिए इसको फोनिक शेड्यूल कहते हैं। According to AACR2, during making main entry precede each area other than first area by unless the area begins a new space। ये कह रहे हैं कि AACR के मुताबिक, AACR के अनुसार मुख्य एंट्री बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र से पहले किस किस प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आंसर आएगा आपका डॉट डैश डैश और स्पेस। आंसर आएगा आपका डॉट डैश स्पेस। जब भी कोई एक पैराग्राफ खत्म होता है और अगर हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले डॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद में फुल स्टॉप, डॉट को फुल स्टॉप देंगे, फिर एक स्पेस देंगे और फिर उसके बाद डैश, फिर स्पेस देंगे, तब दूसरा पैराग्राफ या दूसरा आपका सेक्शन शुरू होगा। नेक्स्ट है, ये बच्चों कोई आसान पेपर नहीं है, 2016 का जो आप देख रहे हैं इसका लेवल ठीक है, काफी अच्छा है। AACR2 इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ली गई सूचना को हमेशा AACR2 में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको भी इंग्लिश में याद करके जाएं। बाहर से कोई भी सूचना आप ले रहे हो, चाहे ऑथर का डेट ऑफ बर्थ ले रहे हो या और कोई भी सूचना ले रहे हो, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। एक्सेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कॉल नंबर या यूनिक नंबर ऑफ बुक इनसाइड अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, बुक नंबर या क्लास नंबर। तो आपका जो एक्सेशन नंबर है वो होता है यूनिक नंबर ऑफ अ बुक। एक्सेशन नंबर होता है एक यूनिक नंबर होता है हर किताब का। एक मेरी किताब में अगर 24 नंबर पे जो किताब है वो मेरे लिए यूनिक है, उसका ऑथर, टाइटल, पब्लिशर, सब कुछ जानकारी मैं उससे प्राप्त कर सकती हूँ। नेक्स्ट है मेन यूज ऑफ शेल्फ लिस्ट। शेल्फ लिस्ट का मेन यूज है स्टॉक वेरिफिकेशन या भंडार सत्यापन करना। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर का स्टैंडर्ड साइज होता है 16 इंटू 13 इंच। क्वेश्चन नंबर 43 पे हम पहुंच गए हैं और क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है 16 इंटू 13 इंच। नेक्स्ट है लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड फिल्ड इन स्पेशली डिजाइन ड्रॉर। पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप निर्मित दराजों में रखे जाते हैं, उसको कहते हैं कैटलॉग कैबिनेट, सूची कैबिनेट। इसको क्या कहते हैं हम? कैटलॉग कैबिनेट। ठीक है बच्चों, कार्ड कैटलॉग कैबिनेट जो है ये आमतौर पे लकड़ी से बना हुआ होता है। इसमें एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। इसमें लोहे या पीतल की एक छड़ होती है, छड़ में एक पेच लगा होता है। इस पेच के अंतर्गत जो आपका कार्ड में छेद होता है, उस छेद में इन कार्ड्स को पिरोकर रखा जाता है। वर्तमान समय में आप इसकी साइज नोट डाउन कर लीजिए। 24 खाने वाली कैबिनेट ज्यादातर काम में ली जाती है। जमीन से 2 फीट ऊंची, प्रत्येक खाने की गहराई, लिखिए ऊंचाई कितनी है इसकी, जमीन से 2 फीट ऊंची, और जो प्रत्येक छोटे छोटे खाने हैं उसकी गहराई कितनी है, जो 0.35 मीटर गहराई है, 0.35 मीटर चौड़ाई है, 0.13 मीटर और ऊंचाई है 0.095 मीटर। गहराई कितनी है? 0.35 मीटर, चौड़ाई 0.13 मीटर और ऊंचाई 0.095 मीटर या 0.095 मीटर होती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए हम। पुस्तकालय में क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान परिग्रहण के बाद किया जाता है। आफ्टर एक्सेशनिंग या परिग्रहण, जब आप एक्सेशन कर लेते हो, एक्सेशन नंबर बिल पर डाल देते हो, फिर बिल को आप लेखा विभाग या अकाउंट सेक्शन में भेजते हो, तब वो अकाउंटेंट आपका पेमेंट करता है, वरना नहीं। नेक्स्ट है तकनीकी विभाग में 2 कार्य संपादित किए जाते हैं, वर्गीकरण और सूचीकरण, मेनली 2। तीसरा होता है प्रक्रियाकरण। वर्गीकरण और सूचीकरण। गेटिंग, पाठक द्वारा पुस्तक लौटाने पर उससे पुस्तक जमाकर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आगम तो क्या होता है और निर्गम क्या होता है?
आगम है जब हमने किताब को जमा किया और निर्गम है जब हमने इशू किया। ये क्या कह रहा है? पुस्तक लौटाने पर, यानी कि ये क्या हो गया? डिस्चार्जिंग। आगम यानी कि किताब हमारी लाइब्रेरी में क्या हो गई है? आ गई है। और जब हम किताब को लौटाते हैं तो क्या हो जाता है? तब वो होता है आपका निर्गम। निर्गम यानी जब किताब को आप दे रहे हो। सूचीकरण आपको पता ही है, होल्डिंग, होल्ड करके रखना, किताब को होल्ड करके रखना किसी के लिए, दैट इज होल्डिंग। पुस्तकालय में प्रवेश द्वार पर पाठकों के व्यक्तिगत सामान को रखते हैं प्रॉपर्टी काउंटर या संपत्ति काउंटर पर। 2 नंबर, पाठक द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत स्थान पर रख दिया जाता है, उसको कहलाते हैं निधानी परिशोधन। शेल्विंग नहीं, भौतिक सत्यापन भी नहीं, स्टॉक वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है पुरानी, अनुपयोगी एवं शायद ही इस्तेमाल में की जाने वाली पुस्तकों का प्रत्यारण कहलाता है छटनी या वीडिंग या वीड आउट या विड्रॉल, WITHDRAWL, विड्रॉल। नेक्स्ट है सामान्य वित्तीय लेखा एवं नियम के अनुसार प्रति 2005 के अनुसार प्रति पुस्तकों के निर्गमन एवं परामर्श के लिए कितनी किताबें, मतलब ये कह रहे हैं कि जब आप किताबों को गिन रहे हो तो कितनी किताबों की चोरी हो गई तो सरकार आपसे कोई हिसाब नहीं मांगेगी। तो 2005 के अनुसार GFR 2005 के अनुसार, ये GFR है, जनरल फाइनेंस रूल GF&R 2005 के अनुसार 5 किताबों की चोरी परमिसेबल है, यानी कि वो सामान्य है। नेक्स्ट है जिल्दसाजी की प्रक्रिया में प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों और पन्नों को सर्वप्रथम सही ढंग से अनुक्रमिक, इसको कहते हैं समाकलन। जब किताब के एक एक पन्ने को आपने खोल दिया है, ठीक है, इसको कोलेशन कहते हैं, एक एक पन्ने को खोल दिया, हिंदी में समाकलन, और फिर उसको पृष्ठों को पृष्ठ संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया है, पुराना धागा जिल्द सब निकाल दिया, ये सब कहलाता है, ये कहलाता है कोलेशन। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी बाइंडिंग। लाइब्रेरी बाइंडिंग का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि आपकी किताबों की लाइब्रेरी बाइंडिंग कराने से क्या होगी? उसकी उम्र बढ़ेगी, उसकी टिकाऊ होगी, उसका स्थायित्व या ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका है टिकाऊ या स्थायित्व या ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ बुक्स इन एक्सेशन रजिस्टर। किताब में जब हम किताब हमारे पास आ रही है तो उसमें जो एंट्री करते हैं किताबों की, वो किसके अनुसार की जाती है? वो एंट्री आपकी की जाती है जिस दिन किताब आपकी लाइब्रेरी में पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि के अनुसार, डेट ऑफ रिसिप्ट इन द लाइब्रेरी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है किस संगठन द्वारा पत्रिकाओं की रिकॉर्ड को रखने के लिए कार्डेक्स प्रणाली विकसित की गई थी? ये कई बार बता चुके हैं, रेमिंगटन रैंड इंडिया के द्वारा, भारत के रेमिंगटन रैंड या रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया के द्वारा कार्डेक्स प्रणाली को पीरियोडिकल्स की एंट्री को बनाने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत एक कार्डेक्स में 16 दराज, एक दराज में 64 कार्ड, इस प्रकार 16 × 64 1024 कार्ड रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डेक्स कैबिनेट आकार, ये कार्डेक्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखो फिर आ गया, एक कैबिनेट में 16 ट्रे होती है और एक ट्रे में कितने? 64 कार्ड रखे जा सकते हैं। ये मैंने क्लास में आपको डायग्राम बना के बताती हूँ कार्डेक्स का कि कैसी होती है कार्डेक्स। नेक्स्ट है बच्चों आपका लेदर बीइंग यूज्ड। जो लेदर है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है किसके लिए? बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे बेस्ट लेदर किसका होता है? भेड़ का। सबसे मजबूत सूअर का होता है ना? सबसे मजबूत होता है, एक मिनट, चमड़े का उपयोग जल्दसाजी की सामग्री के रूप में होता है, जिसमें सबसे मजबूत तो बच्चों सूअर का होता है और सबसे उत्तम जो होता है वो होता है भेड़ का। बेस्ट होता है भेड़ का, उत्तम अगर आ जाता है यहाँ तो वो होता फिर भेड़। लेकिन सूअर का चमड़ा मजबूत तो है, लेकिन उसको हम क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो बहुत मोटा होता है तो किताबें भारी हो जाती हैं, इसलिए बेस्ट जो माना जाता है वो भेड़ का चमड़ा माना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों के निर्गम आगम हेतु नहीं किया जाता? नेवार्क, ब्राउने एंड रजिस्टर तो है लेकिन अभिलेख नहीं है, ये आप सभी जानते हो। इश्यू रिटर्न की नेवार्क भी पद्धति है, ब्राउने भी है, चार्ज और नेवार्क भी है, ब्राउने भी और रजिस्टर भी है, लेकिन फाइल नहीं है। नेक्स्ट है पुस्तकों के निर्गम एवं आगम हेतु डे बुक पद्धति एवं खाता बही पद्धति निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? ये तो रजिस्टर में होगा। आप प्रतिदिन कितनी किताबें दी या उसका खाता लिख रहे हो, वो किस में लिखोगे? रजिस्टर में। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों?
रजिस्टर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच बुक इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेशन? इनमें से कौन सा कार्य सर्कुलेशन या आदान प्रदान विभाग का नहीं होता? रीडर्स को हम देखेंगे कि कौन कौन को रीडर को देना है, बिल्कुल है आदान प्रदान का। इश्यू रिटर्न, ये तो मेन कार्य है ही। अतिदेय शुल्क, यानी कि आप जब किताबें समय पर नहीं दी तो उनसे फाइन हमने लिया, ओवर ड्यू चार्ज हमने लिया, वो भी आदान प्रदान। वर्गीकरण और सूचीकरण है, ये टेक्निकल सेक्शन या तकनीकी विभाग का कार्य होता है। फीडबैक, ये बहुत पूछा जाता है, फीडबैक किसका कार्य होता है? फीडबैक होता है चयनित सूचना प्रसार सेवा, जिसके 7 चरण होते हैं, जिनमें से एक चरण होता है आपका फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट है एन अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइंड टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। वर्णनात्मक जानकारी, यानी कि आपको अगर मान लीजिए कोई बड़ी जानकारी चाहिए, थोड़ी बड़ी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए कौन सा सोर्स आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे उपयुक्त सोर्स है? तो वर्णनात्मक जानकारी मिलती है हमको एनसाइक्लोपीडिया से। डिक्शनरी से तो एक शब्द मिलेगा। डायरेक्टरी भी टेरिटरी या तृतीयक सूचना का स्रोत होता है। बायोग्राफी, किसी बिब्लियोग्राफी भी आपकी सूचना का सेकेंडरी सोर्स होता है। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी तृतीयक और बिब्लियोग्राफी द्वितीयक। तो एनसाइक्लोपीडिया है वो आपको एक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है रिसर्च जर्नल में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं वो हमेशा प्राथमिक स्रोतों की श्रेणी में या प्राइमरी सोर्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस सोर्सेज आर दोज। रेफरेंस सोर्स कौन से होते हैं? जो आकार में बड़े होते हैं, जो आसानी से पढ़ सकते हैं, या जो विशेष जानकारी, आंसर है जिसको पूरा नहीं पढ़ते। संदर्भ शोध वो शोध होते हैं जिनको शुरू से एंड तक पूरा नहीं पढ़ा जाता, उनको हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए ही उपयोग में लेते हैं, वो कहलाते हैं संदर्भ शोध। नेक्स्ट है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी कौन सी होती है? जो कि एक पब्लिशर के द्वारा बनाई जाती है, किताबों को बेचने का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। व्यापार ग्रंथ सूची वो ग्रंथ सूची होती है जो प्रकाशक द्वारा संकलित की प्रिंट या बिक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सूची होती है। ऑथर नहीं होती है, स्पेसिफिक भी नहीं होती है, और आपकी ये भी नहीं होती, तो ये आपकी व्यापारिक उसके लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है आपका कवर टू कवर अनुवाद क्या है? मान लीजिए एक किताब है, उसका आप पूरा कवर टू कवर अनुवाद कर रहे हो, तो CAS ये क्या होता है? ये कहलाता है आपका CAS, यानी कि करंट अवेयरनेस सर्वे, सामयिक अभिज्ञता सेवा। कवर टू कवर ट्रांसलेशन है आपकी CAS के अंतर्गत आएगी। करंट अवेयरनेस सर्विस, डॉक्टर रंगनाथन ने क्या कहा था? सामयिक अभिज्ञता सेवा उसके पाठक को किसी विशिष्ट विषय और अन्य विषयों की नवीनतम सूचना तुरंत प्रदान करने का प्रयास करती है। इसके अंतर्गत ईमेल, टेलीफोन, पत्रिकाओं के मध्य पत्रिकाओं का उसके सदस्यों के बीच क्रमानुसार या रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स, या पत्रिकाओं का प्रदर्शन, या पत्रिकाओं का प्रकाशन, या रिसर्च बुलेटिन, या आपकी न्यूज़पेपर कटिंग, या आगामी सम्मेलनों की सूचना। तो कवर टू कवर ट्रांसलेशन है वो भी आपकी किसके अंतर्गत आएगी? करंट अवेयरनेस सर्विस का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, क्या सूचना प्रदान करती है? लेख का सार, विवरण, सार के साथ विवरण, मतलब वो ये तो बताती है कि ऑथर, टाइटल या पब्लिशर की बुक है, लेकिन उसके साथ साथ 2-4 लाइन में उसमें क्या लिखा गया है वो भी बताती है। तो सारकरण सेवा है, सार के साथ साथ उसका बिब्लियोग्राफिक विवरण। INB पहले सबसे पहली बार कब दिखी, कब अपीयर हुई? 1957 में। पहली बार 1957 से शुरू हुई थी, हालांकि आई थी ग्राउंड पे 58 में, लेकिन शुरुआत हो गई थी 1957 में। इंडेक्स इंडियाना क्या है? तो आपका जो इंडेक्स इंडियाना है वो भारतीय भाषाओं की धारावाहिक, यानी भारतीय भाषाओं के सीरियल के अनुसंधान के लिए एक परियोजना रही है। इसका पहला अंक 1977 में, त्रैमासिक आया था 1981 में, इसको वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। ये 6 भाषाओं के धारावाहिक इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। इसमें 3 भाग हैं, एक इसका क्लासिफाइड पार्ट, एक इसका सब्जेक्ट पार्ट और इसका ऑथर पार्ट। मतलब क्लासिफाइड पार्ट में विषय के नाम के अनुसार, सब्जेक्ट यानी विषय के, क्लासिफाइड में विषय के नंबर, सब्जेक्ट में विषय के नाम, और ऑथर अनुच्छेद के अंतर्गत ऑथर से संबंधित सूचना दी जाती है। और ये
क्या है भारतीय भाषा के सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका है? ए है इसका आंसर, भारतीय भाषा के सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका है। कंप्यूटराइज जनरेशन ऑफ आईएनबी, आईएनबी कब से कंप्यूटराइज हो गई है? 2000 से। अभी अभी मैंने आपको पिछले पेपर में ही बताया था कि आईएनबी कब से कंप्यूटराइज हो गई है। 2000 से आईएनबी का प्रकाशन हो गया है कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में। नेक्स्ट है मराठी लैंग्वेज के लिए बच्चों, इसमें आएगा MAR। यहाँ MAR दिया है लेकिन स्मॉल m स्मॉल a स्मॉल r, हालांकि इसमें MA माना था जो गलत था। 71 में आंसर जो आएगा आपका वो आएगा MAR, सही आंसर है MAR। ठीक है, अब इससे अगर मान लीजिए मराठी के अलावा और कोई सी भी लैंग्वेज है 14 लैंग्वेज में, तो आपको कैसे पहचानना है? मान लीजिए राजस्थानी है तो स्मॉल r स्मॉल a स्मॉल j। मान लीजिए कि आपकी लैंग्वेज है कन्नड़, तो स्मॉल k स्मॉल a स्मॉल n। इस तरह से प्रथम 3 अक्षर वो भी तीनों स्मॉल हों। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ INB में मराठी भाषा के लिए आ गया। निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसी स्थान के बारे में या स्थान की जानकारी आपको मिलती है गजेटियर से। गजेटियर को एक सरकारी सूचना या सरकारी जानकारी प्रदान करने वाला सोर्स भी कहा जाता है, जिसमें किसी भी स्थान की उसकी आपका क्या उसकी जलवायु है, उसका एरिया कितना है, आवागमन के साधन क्या है, ये सभी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है बच्चों, जो गजेटियर है नेक्स्ट है आपका जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के लिए गाइड। ये तो आप अच्छे से जानते हो, कहीं भी आप घूमने जाते हो तो ले लेते हो ना गाइड बुक। ये बच्चों गजेटियर इसका आंसर होगा, मैंने ऊपर गलत लगा दिया तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी। गजेटियर इसका आंसर होगा और जयपुर की जानकारी मिलेगी वो गाइड बुक। गाइड बुक तो आप अच्छे से जानते हो कि कहीं आप घूमने जाते हो तो गाइड बुक देखते ही हो। ठीक है, जयपुर के कौन से हिस्टोरिकल प्लेस है, मॉन्यूमेंट्स है, उसकी जानकारी देगा आपको गाइड बुक। नेक्स्ट है बुक्स इन प्रिंट की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो बुक्स इन प्रिंट है ये आपका बुक्स एंड प्रिंट दुनिया भर की लाइब्रेरीज के विक्रेताओं के लिए एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है। ठीक है, और ये बुक्स एंड प्रिंट आपको नई किताबों को खोजने में सहायता करती है और इसकी जो प्रकाशन अवधि है, ठीक है, वो है बुक्स एंड प्रिंट एनुअल। ये एक वार्षिकी है, एनुअली ये प्रकाशित होती है, यानी कि वार्षिकी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी सोर्स नहीं है? इसमें थीसिस नहीं है बच्चों। थीसिस हमेशा प्राइमरी होती है, रिसर्च जो होती है वो हमेशा प्राथमिक शोध में आती है। डाइजेस्ट और टेक्स्ट बुक और एनसाइक्लोपीडिया, पाठ्य पुस्तक हमेशा सेकेंडरी सोर्स होती है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। पाठ्य पुस्तक हमेशा सेकेंडरी सोर्स। ये पूछा है निम्नलिखित में से संदर्भ सेवा के दो प्रकार कौन से हैं? तो हम जानते हैं संदर्भ सेवा के दो प्रकार हैं, रेडी रेफरेंस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। अगर आपसे पूछा जाए कि संदर्भ सेवा के दो प्रकार, तो 76 नंबर है उसका आंसर है संदर्भ सेवा के दो प्रकार हैं, एक रेडी रेफरेंस सर्विस एंड एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। जो 5 मिनट से 30 मिनट में सेवा प्रदान कर दे वो रेडी रेफरेंस, जो 30 मिनट से 30 दिन में प्रश्न का उत्तर दे वो लॉन्ग रेंज रेफरेंस। यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो ये किस प्रकार की संदर्भ से? अब नर्सिंग महाविद्यालय का कितनी देर में आंसर दे दोगे आप? 5 मिनट से आधा घंटे में। तो कौन सी सेवा हो गई? प्रस्तुत संदर्भ सेवा या रेडी रेफरेंस सर्विस? किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा आप यूज करते हैं, कौन सा विकल्प हम यूज करते हैं? तो इसके अंतर्गत आएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी या डिलीट की है, उससे आप फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में नष्ट की गई फाइलें कहाँ पर मिलती है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन में। अभी अभी आपने जिसको डिलीट किया वो कहाँ मिलेगी? रिसाइकल बिन में। व्हाट इज बग? बग क्या है? बग है आपका, बग होता है हमारा प्रोग्राम में त्रुटि या एरर इन प्रोग्राम।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कई बार आ चुका है। आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन लैंग्वेज है, वो आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आस्की जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कंप्यूटर की मेमोरी में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर अंक या विशेष चिन्ह के रूप में संचित होते हैं। प्रत्येक आस्की कोड 8 बाइट का होता है और इसमें कुल कोड कितने होते हैं? 56 कोड होते हैं। बाकी सारी आपकी लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट है, CDS ISIS में CD अक्षरों का प्रयोग किनके लिए किया गया है? कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया गया है। इसका आंसर है ए, कंप्यूटराइज। ये CDS ISIS है, ये आपका CDS ISIS है। ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? CDS ISIS में CD का प्रयोग, ये किसने बनाया है? ये बनाया है यूनेस्को ने, और इसमें CD का मतलब है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। ये 2 बार आया, 2019 में भी इसका फुल फॉर्म पूछा था CDS ISIS का। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? ये आंसर, ये 2 बार आ गया, ये मध्य प्रदेश लाइब्रेरियन में भी आया था सेम यही क्वेश्चन। कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो आंसर है आपका Z39 जो आपका 50 है, ये कोई नेटवर्क का प्रोटोकॉल नहीं है। ये क्या है? ये सर्वर प्रोटोकॉल है जो सूचना खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका वेब 2.0 क्या नहीं है? इनमें से कौन सा वेब 2.0 नहीं है? बाकी सभी वेब 2.0 है और यूजीसी इन्फोनेट है वो वेब 2.0 का। फेसबुक, RSS और ब्लॉग ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जबकि यूजीसी इन्फोनेट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है ये एक जर्नल का नाम है, ये एक पत्रिका का नाम है। नेक्स्ट है, मार्क के अंतर्गत टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को क्या कहते हैं? मार्क के अंतर्गत व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन मार्क? मार्क के अंतर्गत जो रिकॉर्ड और टर्म्स है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डेटाबेस। नेक्स्ट है आपका टू इंस्टॉल द न्यू फॉन्ट। अगर आपको कोई न्यू फॉन्ट इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल और फॉन्ट। नया फॉन्ट अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नए फॉन्ट के लिए सबसे पहले हमें जो स्थापित किए जाने वाले फॉन्ट को कॉपी करके स्टार्ट बटन में सेटिंग ऑप्शन में कंट्रोल पैनल के अंतर्गत फॉन्ट नामक फोल्डर को ओपन करके कॉपी किए हुए फॉन्ट को पेस्ट कर देते हैं और जिससे हम जिस भी फॉन्ट को चाहते हैं वो फॉन्ट हमें मिल जाता है या इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों के लिए किया जाता है? तो वैज्ञानिक जानकारियों के लिए किया जाता है वो है साइरस। इसको विद्वान भी बोलते हैं। साइरस का प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिकों के लिए विद्वान, ये इसका प्रयोग किया जाता है। सर्च इंजन का प्रयोग वैज्ञानिक जानकारियों से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 89 क्वेश्चन। ये सारे कंप्यूटर के भी देखो, आप कंप्यूटर से संबंधित जानकारी भी अच्छे से लेकर जाइएगा। 89 क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषाएं प्रोग्रामिंग की भाषाएं होती है जो गणितीय प्रतीकों, प्राकृतिक भाषा आदि से निर्मित होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आंसर होगा आपका मशीन इंडिपेंडेंट। उच्च स्तर की भाषा कैसी है? मशीन इंडिपेंडेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? वो डिजिटल माध्यम से, संपादक द्वारा, क्रमिक अंतराल, ये निःशुल्क नहीं होती। जरूरी नहीं है निःशुल्क होती है कुछ, लेकिन सारी निःशुल्क नहीं होती। तो 90 का आंसर होगा आपका 3 कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये निःशुल्क ही होंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडो इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ग्रीन स्टोन, लाइनेक्स और डीस्पेस है, बट विंडोज कोई भी किसी भी प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट है, ई प्रिंट क्या है? ई प्रिंट क्या है? ई प्रिंट है एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर।
एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है जहां पर डेटा को कलेक्शन किया जाता है, प्रलेखों को संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है ई शोध सिंधु क्या है? उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए, वेरी सही है, बिल्कुल यही है। जो उच्च शिक्षा के लिए कंसोर्सिया है, कंसोर्टियम है उच्च शिक्षा से संबंधित, ये ई शोध सिंधु का निर्माण है वो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक सूचना सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के सहयोग और समन्वय से एक जगह उनके स्रोतों को, इंफॉर्मेशन सोर्स को इकट्ठा करना, और इस ई शोध सिंधु का निर्माण एनलिस, UGC इन्फोनेट और इंडस्ट AICT कंसोर्टिया को मिलाकर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए किया गया। नेक्स्ट है विच इज नॉट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लुमनेट। शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, शोध जमुनोत्री नहीं है। आंसर है शोध जमुनोत्री। शोध गंगोत्री इज अ नेशनल लेवल, शोध गंगोत्री एक राष्ट्रीय स्तर की ई थीसिस की है। ये शोध गंगा, ये ई शोध सिंधु किसी ने उठाया होगा एग्जामिनर ने, ई शोध सिंधु या इन्फ्लुमनेट उठाया, और इन्फ्लुमनेट से संबंधित 4 क्वेश्चन एक जगह दे दिए। इस तरीके से मूड पर पड़ता है, डिपेंड करता है, वो यूनेस्को उठा ले और उसको लगे यूनेस्को से 4 क्वेश्चन उठाकर दे दे, ये आप पर निर्भर करता है बच्चों। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस प्रकार के कंप्यूटर में किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी में। इसका आंसर ये कई बार हम कर चुके हैं डिस्कस, थर्ड इसका आंसर आएगा, थर्ड। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज की जाने वाली 3 प्रकार की भाषाएं कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा मशीन असेंबली एंड हायर लेवल लैंग्वेज। मशीन असेंबली एंड हाई लेवल की लैंग्वेज है। नेक्स्ट है किंडल है वो ई बुक रीडिंग डिवाइस, वो किसके द्वारा, किस कंपनी का है? इन्फीबीम का उत्पाद, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ई बुक डिवाइस के लिए क्या है? किंडल यूज है। नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता? तो PDF, EPUB और RTF यूज किया जाता है, BRF ई बुक रीडर के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए ई बुक उठाया, ई बुक से 2 क्वेश्चन दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन एक क्या है? एक उपयोग, बहुत ज्यादा उपयोग किया जाने वाला ई फाइल फॉर्मेट है जिसका एक्सटेंशन EPUB है। ये अंतरराष्ट्रीय डिजिटल प्रकाशन संघ द्वारा प्रकाशित एक तकनीकी मानक है। जो BRF है इसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इनमें से एक MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। इनमें से एक MS-DOS बूट की एक आवश्यक फाइल है, वो कौन सी है? तो आंसर है command.com। तो ये हमारा लाइब्रेरी साइंस खत्म हो गया है बच्चों। आगे जीके है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो जीके करतार सर आपको समझा देंगे, वरना तो हम लाइब्रेरी साइंस तो कर ही रहे हैं। 101 से और 150 अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, करतार सर इसका भी आपको सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगी। ओके, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।